दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने आदेश देते हुए कहा है कि बाढ़ से जिन किसानों का फसल खराब हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण किसानों के फसल खराब हो चुके हैं, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा है कि वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे करें, साथ वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और उसके आधार पर आकलन करें। जी हां, और जल्द से जल्द कदम उठाएं। दोस्तों बिहार में जमीन की मापी करने वाले अमीनों के लिए बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन मापने वाले सभी अमीनों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। यह साथ ही साथ जमीन मापी के दौरान गड़बड़ी करने वाले अमीनों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिए हैं। यह खबर के अनुसार सरकार ने कहा है कि अमीन अब जमीन मापी में गड़बड़ी करके विवाद पैदा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें जमीन मापी के दौरान हर हाल में सरकारी नक्शा लेकर जाना होगा और उसी नक्शा के अनुसार जमीन की मापी की जाएगी। सरकारी आदेश के मुताबिक जमीन की मापी के दौरान अमीनों को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्शा दिखाना होगा। साथ ही साथ जमीन मापी के दौरान सही जानकारी बतानी होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल बिहार में कई अमीनों पर जमीन मापी के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगता रहा है। इससे कभी नए विवाद का जन्म लेता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद मंत्रालय का भी बंटवारा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय रहेगा। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की भी देखभाल करेंगे। नए मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ IT और संचार मंत्री बनाया गया है। जी हां, बिहार में RCP सिंह को स्टील मंत्री बनाया गया है, जबकि हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास आवास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। जी हां, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर को युवा मामले के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों आज के वर्तमान समय में बिहार का शहरीकरण तेजी के साथ हो रहा है। इससे यहाँ के जमीन का रेट भी बढ़ रहा है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे बिहार के उन शहरों के बारे में जिन शहरों में जमीन का रेट तेजी से बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और दरभंगा में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन शहरों का विकास तेजी के साथ हो रहा है। बिहार की राजधानी होने के कारण पटना में जमीन का रेट बढ़ रहा है। वहीं गया में IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से गया लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग इस शहर में घर बनाने के लिए तेजी के साथ जमीन खरीद रहे हैं। वही जमीन ब्रोकरों की मनमानी से भी यहां जमीन की कीमत बढ़ रही है। आपको बता दूं कि दरभंगा शहर में एयरपोर्ट और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज खुलने से इस शहर के विकास में भी तेजी आई है। इससे दरभंगा में भी जमीन की कीमत बढ़ी है और लोग यहां घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंगलवार को बिहार के दो बड़े नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें एक नाम RCP सिंह का है, जबकि दूसरा नाम पशुपति कुमार पारस का है। इसके अलावा RK सिंह को राज्य मंत्री से प्रमोशन देकर सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के कई ऐसे नाम हैं जिनको जगह नहीं मिली है। इनमें ललन सिंह के अलावा भाजपा के एक बड़े नाम सुशील कुमार मोदी भी शामिल है। ललन सिंह और सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की आखिर क्या वजह रही है, इसे हम
कम जाने की प्रयास करते हैं। तो दरअसल मोदी सरकार कैबिनेट में जदयू को एक मंत्री पद ऑफर करने का मन बना चुकी थी। इसके अलावा जदयू ने मोदी सरकार में 2 कैबिनेट के अलावा 2 राज्य मंत्री के पद की मांग की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी जदयू के खाते में सिर्फ एक ही कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। आपको बता दें कि ललन सिंह को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री का एक पद जदयू को ऑफर किया था। जी ललन सिंह अपने लिए कैबिनेट मंत्री से कम कुछ भी नहीं चाहते थे। यही वजह है कि ललन सिंह का नाम मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं शामिल हुआ। कुछ ऐसा ही हाल भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी का भी है। बिहार में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके सुशील कुमार मोदी कैबिनेट मंत्री बनने की चाहत रखते थे। हालांकि उन्होंने अपनी इस चाहत को जग जाहिर नहीं किया था, लेकिन दावेदार वो भी कैबिनेट मंत्री के थे। यही वजह है कि उन्हें भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट से बाहर रहना पड़ा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा है कि उनके मंत्रालय ने साल 2025 से पहले देश में सड़क हादसा और उनमें होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमिलनाडु की तारीफ भी की है। एक शैक्षणिक संस्थान की ओर से आयोजित वेबिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम साल 2030 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या को 0 तक ला सकते हैं। मंत्री ने कहा है कि पिछले साल उनके मंत्रालय ने स्वीडन में एक सम्मेलन में भाग किया था। वहीं से साल 2030 तक सड़क हादसों में मृतकों की संख्या 0 करने का विचार किया गया है। जहां उन्होंने कहा है कि हमने सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को 50% कम करने का वादा किया है। तमिलनाडु ने इस दिशा में सफलता हासिल की है। उसने सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को 53% तक कम कर दिया है। दोस्तों, अपनी समस्या को लेकर जोमेटो के डिलीवरी बॉय कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। यह पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे पर पिछले 4 दिनों से सभी जोमेटो राइडर अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। यह बीती रात धरना पर बैठे कुछ राइडर को कंपनी के निर्देश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान 55 साल के बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी पुलिस अपने साथ थाने ले गई। जिसके बाद जोमेटो राइडर अपनी समस्या को लेकर कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे जोमेटो के डिलीवरी बॉय का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। बेतहाशा महंगाई के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल पहले जितनी राशि दी जा रही थी उससे भी कम राशि का भुगतान आज किया जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है। इन्हें आज जिस रेट पर राशि का भुगतान किया जा रहा है वह पहले से भी कम है, जिसके कारण आज घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अधिकतर लोग किराए के मकान में रहते हैं। 4 साल पहले जो अमाउंट दिया जा रहा था उसी पर काम करने के लिए कंपनी दबाव बनाया जा रहा है। थाने की मदद से डरा धमकाकर कंपनी हड़ताल को खत्म करना चाहती है। जोमेटो राइडर बीते 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। बाउंसर को धरना स्थल पर भेजकर डराया धमका गया। थाने की मनमानी ऐसी है कि 55 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा गया। धरना पर बैठे बुजुर्ग को पकड़कर थाने ले जाया गया। हमारी लड़ाई जोमेटो कंपनी से है, प्रशासन से नहीं। दोस्तों, 6वीं क्लास की मरियम मिर्जा इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मिर्जा मरियम ने मोहल्ला लाइब्रेरी की स्थापना की है और इसी के चलते उन्हें हर तरफ से तारीफ हासिल हो रही है। यह मरियम खुद भी किताबें पढ़ने की बेहद शौकीन है और लाइब्रेरी से पहले भी उनके घर पर सैकड़ों किताबें रहा करती थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली मिर्जा मरियम ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बीते साल बाल दिवस के मौके पर उनके पिता ने उन्हें 150 किताबें बतौर उपहार दी थी, जबकि उस दौरान उनके पास भी करीब 150 किताबें थी। उन्हीं किताबों को मिलाकर मरियम ने इस खास लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। आज मरियम की इस मोहल्ला लाइब्रेरी में 600 से अधिक किताबें हैं। लाइब्रेरी में रोजाना आसपास के क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और एक-एक किताबें पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लाइब्रेरी में आने वाले अधिकतर बच्चे औरंगाबाद के स्लम इलाके के रहने वाले होते हैं। ये बच्चे इन किताबों को अपने घर ले जाकर पढ़कर 2-3 दिन में लौटा देते हैं। दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आर्थिक रूप से कमजोर गैस उपभोक्ताओं के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ा तो खाद्य सामग्री के दाम आसमान पर पहुंच गए। अब रसोई गैस की कीमत में फिर से 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि होने से किचन में आग लग गई है। यह गैस का दाम बढ़ने से जहां गृहस्थी पर बुरा असर पड़ रहा है, वही बजट एवं व्यंजन का जायका बिगड़ने लगा है। उज्ज्वला योजना के अधिकांश उपभोक्ताओं ने सिलेंडर में गैस भरवाकर बंद करके पारंपरिक संसाधन लकड़ी, गोईठा और कोयला की ओर बढ़ने
करने चले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग की गृहस्थी बिगड़ रही है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो फिर एक बार फिर से कोयला, लकड़ी, गोईठा जैसे पारंपरिक संसाधनों पर खाना पकाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। यह सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, लेकिन गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि से महिलाएं परेशान हो गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलेंडर भरवाना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। जो कई महिलाएं फिर से लकड़ी पर खाना पकाने लगी है। उनके अनुसार पहले रसोई गैस की कीमतें बढ़ती थी तो बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत सब्सिडी वापस आने से लोगों को कुछ राहत होता था, लेकिन अब वह भी कम होती जा रही है। जहां रसोई गैस की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि घर का बजट बिगड़ गया है। सितंबर अक्टूबर में यही गैस सिलेंडर 692 रुपए में मिल रहा था, जिस पर 100 रुपए से अधिक सब्सिडी भी मिलती थी। आज उसकी कीमत 935 रुपए के करीब पहुंच रहा है, जहां और सब्सिडी भी घट गया है। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। यह शपथ ग्रहण से पहले बिहार के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सुशील कुमार मोदी को संतावना दी है। साथ ही साथ कहा है कि आपने जो कुर्ता पाजामा सिलवाया है उसे संभल कर रखिएगा। तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण होने वाला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं। सुशील कुमार मोदी जी के लिए ढेर सारी संतावनाएं। छोटका मोदी जी नया कुर्ता पाजामा जो सिलवाए हैं उसको संभल कर रखिए। जल्द ही तेजस्वी का शपथ ग्रहण होने वाला है। वह दर्शक दीर्घा में एक कुर्सी आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा। दोस्तों, बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर केंद्र की राजनीति में गए गिरिराज सिंह को एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में काम करने का इनाम मिला है। यह साल 2019 में राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाए गए गिरिराज सिंह को अब पहले से ज्यादा बड़ा मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह अब तक मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की जवाबदेही संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह लगातार मोदी मंत्रिमंडल में बेहतर काम करते रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का कामकाज बहुत बड़ा है और गिरिराज सिंह के कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, देश में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। यह देश के 8 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत करने को कहा गया है। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाने, स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम की राज्य सरकारों को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार पर मानसून डबल असर दिखा रहा है। यह राज्य से अलग अलग दिशाओं में 2 ट्रफ लाइन गुजरने के कारण उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में बारिश हो रही है। यह स्थिति अभी बदलती नहीं दिख रही है। सोमवार की शाम पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ा दी गई है। जी हां, अब 10 जुलाई तक यानी कि कल तक के लिए प्रदेश के यानी कि बिहार के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के लिए तत्काल अलर्ट जारी किया गया है। यही अलर्ट सीमांचल के चारों जिलों यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और मिथिलांचल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा अलर्ट कल तक के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दोस्तों, सीमांचल में जल संपदा की कमी नहीं है। यह हिमालय से होकर निकली नदियां सीमांचल में मैदानी इलाकों में उतरती है, जहां हर साल बाढ़ कटाव से लोग बेघर होते हैं। भीषण बाढ़ के कारण दर्जनों सड़कें और पुल पुलियां टूटकर बिखर जाते हैं। किसानों की मेहनत बाढ़ में डूब जाती है। बच्चों और युवाओं को स्कूल कॉलेज जाने में नदियां बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। बकरा नदी के कटान के कारण विद्यालय भवन नदी की भेंट चढ़ जाती है। बकरा, कनकई, महानंदा, परमान नदियां रौद्र रूप धारण करके विनाश ले जाती है।
बकरा नदी के कटाव के कारण विद्यालय भवन नदी की भेंट चढ़ जाती है, यानी कि स्कूल नदी की भेंट चढ़ जाती है। बकरा, कनकई, महानंदा, परमान नदियां रौद्र रूप धारण करके विनाश लीला करती है। खासकर जोकीहाट, सिकटी, पलासी, अररिया, फारबिसगंज प्रखंडों में बाढ़ लोगों की नियति बन गई है। यह नदी कटान के कारण खेती योग्य भूमि नदियों में समा जाती है। बचे हुए बाढ़ प्रभावित जमीन बालू के गाद जमा होने से ऊसर बन जाती है। यह नदी किनारे बसे गांव कटान के कारण नदी में समाकर अपना अस्तित्व खो देता है। यह पिछले साल आई बाढ़ के कारण गरीब और लाचार लोग आज भी सरकारी भवनों में छोटे छोटे बच्चों के साथ शरण लिए हुए हैं। ऐसे लाचार लोग परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। नदियों की दी हुई दर्द के साथ इलाके के लोगों का मानो रिश्ता सा बन गया है। यह बाढ़ से बचाव के सरकारी दावे धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है। हर बार चुनाव में बाढ़ से बचाव की चर्चा जोर से होती है, लेकिन चुनाव जीतते ही रहनुमाओं के सभी वादे और इरादे टूट जाते हैं। दोस्तों, अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा जमीनी तहजीब का मुद्दा उठा दिया। यह साथ ही हिंदू मुस्लिम के डीएनए को एक बता दिया। इसके बाद से देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। यह साथ ही अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर हमला बोला और उनसे डीएनए को लेकर कई सवाल पूछे। यह मध्य प्रदेश के सीहोर में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून का क्या फायदा, लव जिहाद के खिलाफ कानून का क्या फायदा। तो इसका मतलब है कि मोहन भागवत और ओबीसी का डीएनए एक ही है। दोस्तों, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू उसमें शामिल हो गई। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब केंद्र में मंत्री हैं। उन्हें इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। मंत्री बनने के साथ आरसीपी सिंह के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनके दिल्ली स्थित आवास से लेकर पटना में जेडीयू कार्यालय तक जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ता होली और दिवाली जैसा जश्न मनाते हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए। लेकिन आरसीपी सिंह के शपथ लेने के 1-2 दिन बाद भी अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई तक नहीं दिया है। जी हां, ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के मंत्री बनने से खुश नहीं हैं? जी हां, दरअसल ऐसे मौके पर नीतीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बधाई देते हैं। जी, ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले नीतीश अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आरसीपी सिंह को ट्वीट करके बधाई नहीं दी है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने बिहार को एक बड़ी सौगात दिया है। बिहार में बहुत जल्द भारतमाला इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में बनने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग गया जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र से कई जिलों के विभिन्न प्रखंडों से होते हुए दरभंगा तक जाएगा। इसको लेकर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि यह एनएच सड़क गया, जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में 109 किलोमीटर लंबी होगी। यह सड़क करीब 107 गाँव से होकर गुजरेगी। इस सड़क के निर्माण में जिन किसानों की जमीन आएगी उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के आमस प्रखंड के इकोनॉमिकल कॉरिडोर की शुरुआत होगी, जो गया जिले के गुरुआ, पेड़ैया, टिकारी, बेलागंज पहुंचेगा और फिर गया पटना एनएच सड़क में जाकर मिल जाएगा। जी हां, इस एनएचएआई के लिए जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले के भू अर्जन किया जा रहा है। दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कुछ अलग किया है, लेकिन यह भी किसी मायने में कम नहीं है। जी हां, अब उन्होंने फूलों की अगरबत्ती का कारोबार शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कई ब्रांडों की अगरबत्तियों में एक LR अगरबत्ती है। L से हो गया लालू, R से हो गया राबड़ी, यानी कि लालू राबड़ी अगरबत्ती। वैसे तो ये लॉन्गेस्ट एंड रिचर है, लेकिन समर्थक इसे कहते हैं लालू राबड़ी अगरबत्ती। तो लालू राबड़ी अगरबत्ती के इस अगरबत्ती को बेचने के लिए बाकायदा इसका शोरूम बनाया गया है। यह खास बात यह है कि शोरूम किसी बड़े बिल्डिंग में नहीं, बल्कि पटना और दानापुर के लालू खटाल में बनाया गया है। लालू खटाल में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गायों और भैंसों को रखी जाती थी। अगरबत्ती का निर्माण इसी खटाल में ही होता है। इसके बाद उन्हें शोरूम में रखा जाता है। तेज प्रताप यादव भी कभी कभार यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति निगरानी हुए मोबाइल से ही करते रहते हैं। मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को एकत्र करके उनसे अगरबत्ती बनाई जाती है। इसकी लकड़ी बांस की नहीं, बल्कि नारियल के पत्ते की लकड़ियां होती है। यह कहा जाता है कि
इन अगरबत्तियों में किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती तैयार होती है। इसका नाम कृष्ण लीला अगरबत्ती, बरसाना, सेवा कुंज आदि है। यह शोरूम में पूजा पाठ से जुड़े अन्य सामान भी बिकते हैं। कहने को तो यह शोरूम खटाल में बना हुआ है, लेकिन इसकी भव्यता कहीं से भी कम नहीं दिखती। शोरूम में हमेशा माहौल भक्ति में बना रहता है। यह खटाल में बने शोरूम में आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन नजर आता है, तो गाय और बछड़े की मूर्ति भी है। दोस्तों, लूट, चोरी और हत्या जैसी घटनाओं से इन दिनों मुजफ्फरपुर के लोगों में दहशत है। यह ताजा मामला सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी क्षेत्र के रेपुरा का है। यहां बुधवार को हथियार के बल पर एसबीआई के ब्रांच से करीब 6,82,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। यह लूटे गए रकम की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। करीब 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलने के दौरान कुछ दूर से लोगों ने बदमाशों की करतूत का पूरा वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि घटना को करीब 5 से 6 बदमाशों ने अंजाम दिया है। हालांकि तस्वीर में 5 शख्स दिख रहे हैं जो बैंक के बाहर खड़े हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग पुलिस को बुलाने की भी बात करते हैं। हालांकि भागने के दौरान बदमाशों ने लोगों को डराने के लिए बैंक के बाहर खड़े लोगों की तरफ फायरिंग भी की ताकि लोग डर जाए। दोस्तों, अब बिहार में साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज कराने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। यह थानेदार एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई की फीडबैक के बाद साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस की जिम्मेवारियां तय कर दी है। यह डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिले के पुलिस कप्तान को कहा गया है कि आम लोगों को साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज करने में कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करें। यह साइबर अपराध से जुड़े मामले में अब आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। थानेदार एफआईआर दर्ज कराने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, बैंक से जुड़े काम हम हर माह करते हैं, यानी कि हम हर महीने बैंक से जुड़े काम करते हैं। वहीं अगर जुलाई महीने की बात करें तो इस महीने में कुल 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अगले सप्ताह तक बैंक 6 दिन तक बंद रहने वाले हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अभी से इन छुट्टियों के बारे में जान लें। कुछ बैंक त्योहार की वजह से बंद रहेंगी, तो दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार के कारण बंद रहने वाली है। जुलाई महीने में कुल 15 छुट्टियों में से 9 छुट्टियां त्योहार की वजह से और 6 छुट्टियां वीक ऑफ की वजह से है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अवकाश कैलेंडर सूची के अनुसार 9 छुट्टियां अलग अलग राज्य में पड़ने वाले त्योहार की वजह से है। इसीलिए यदि आपको जुलाई महीने में बैंक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो यह कैलेंडर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि इन छुट्टियों के समय ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग जारी रहेगी। जी हां, आप इन छुट्टियों में एटीएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये छुट्टियां बैंक से संबंध है, अर्थात इन दिनों बैंक पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में बुधवार को बड़ा फेरबदल हुआ है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया। टीम मोदी में शामिल चेहरों में से एक नाम पशुपति कुमार पारस का भी है। यह पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। एलजेपी में विवाद के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका देते हुए पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका धन्यवाद करता हूं। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उनको ईमानदारी से निभाऊंगा। यह पशुपति पारस ने कहा है कि रामविलास पासवान मेरे लिए भगवान थे। आज उनको याद कर रहा हूं। चिराग की बात चिराग से पूछे। आज भी चिराग मेरे लिए पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से मैं जीत कर आया हूं। हाजीपुर की जनता को नमन करता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूंगा। जो भी विभाग मिलेगा मैं सेवा करूंगा। दोस्तों, बिहार पुलिस ने स्पॉट कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक उम्मीदवार खाली पड़े पदों पर ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bis.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कुल 106 खाली पद अधिसूचित की गई है, जिनमें से 85 खाली पद कांस्टेबल के लिए है और 21 एसआई पद के। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा जाएगा। जहां आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू की जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार में भले ही बिहार को मनमाफिक हिस्सेदारी नहीं मिली हो, लेकिन जिन्हें भी मंत्री बनाया गया है उन्हें महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो या फिर लोजपा के पशुपति कुमार पारस से, इनके अलावा पूर्व से केंद्र में बिहार की नुमाइंदगी कर रहे आरके सिंह को भी प्रमोशन मिला है। गिरिराज सिंह और अश्विनी कुमार चौबे का मंत्रालय बदल गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता आरसीपी सिंह को केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया, यानी कि स्टील मंत्री बनाया गया। पहले ये जिम्मेदारी धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान की थी। उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी रहे RCP सिंह को अब ये अहम मंत्रालय सौंपा गया है। जी हाँ, वही लोजपा के पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस विभाग के मंत्री उनके दिवंगत भाई रामविलास पासवान भी रह चुके हैं। जी, वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर के पास इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद से वे इस विभाग को संभाल रहे थे। जी हाँ, अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। ये पहले से केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय संभाल रहे थे। उससे पहले ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी थे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के बाद से स्कूल बंद है और छात्र ऑनलाइन क्लास घर बैठे कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने उन क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है जहां पिछले 1 महीने में कोई सक्रिय कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि स्कूलों को कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए 15 जुलाई से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। दोस्तों, बिहार के पटना मौसम विज्ञान केंद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी किया है। यह खबर के अनुसार उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बारिश के दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार और उत्तर झारखंड होकर गंगीय पश्चिमी बंगाल से होकर गुजर रही है। इससे दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में भारी बारिश हो सकती है। कल बिहार के कुछ इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी में अलर्ट जारी करके आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। दोस्तों, बिहार ऐसा राज्य है जिसके आधे हिस्से को हर साल बाढ़ और दूसरे हिस्से को सुखाड़ का डर से झेलना पड़ता है। इस संबंध में तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो लगातार ही दोनों प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य चलाते हैं और प्रभावित जनता की मदद करते हैं। इसी बीच इस साल कोरोना महामारी ने लोगों को दोहरा झटका दिया है। इस साल मानसून की अच्छी बारिश होने से पहले बाढ़ आ गई है, जिसको लेकर पहले से ही सीएम नीतीश कुमार ने डीएम सहित अधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। सीएम नीतीश कुमार ने सभी डीएम से वक्त से पहले बाढ़ के लिए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के आलोक में कटिहार ने खास उपलब्धि हासिल की है। कटिहार में बाढ़ राहत कार्य से जुड़े सभी सरकारी कर्मियों के साथ साथ राहत कार्य से जुड़े सभी लोगों का 100% वैक्सीनेशन कार्य संपन्न करा लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया है कि कटिहार जिले में संभावित जुलाई अगस्त की माह में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए बाढ़ राहत से जुड़े सभी कर्मियों, शिक्षक, रसोइया, नाविक तथा राहत कार्य से जुड़े सभी लोगों का कटिहार जिले में 100% वैक्सीनेशन करा लिया गया है। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आज डीजल के दाम 9 पैसे बढ़ी है, जबकि पेट्रोल के दाम 35 पैसे तक बढ़ी है। आपको बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो गए हैं। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल के दाम 106 रुपए और डीजल का दाम 98 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज पटना पहुंचे। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एथेनॉल के बाद अब टेक्सटाइल पॉलिसी पर बिहार में काम जारी है। एथेनॉल पॉलिसी के तहत 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव बिहार सरकार के पास आ चुका है। हमने बिहार में उद्योग का जाल बिछाया और अब अन्य राज्यों के साथ मुकाबले को तैयार है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब आने वाले दिनों में टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत बिहार में काम होगा। वही टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत भी निवेशकों को बिहार में बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री बिहार के पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों का अनुभव है। नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सबसे अधिक भरोसा अपने उद्योग मंत्री पर किया है। कोरोना काल में नीतीश जी के नेतृत्व में निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह बिहार ही है। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि जो लोग कहते थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे है, आज उनका जुबान क्यों बंद है। मेरे दिल पर तब चोट लग जाती है जब कोई कहता है कि बिहार नीचे से है। तब हमने ये कहा था कि ये चुनौती हम ही स्वीकार करते हैं। आज बिहार के इतिहास में इतना बड़ा निवेश कभी भी नहीं हो आया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया।
दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि कोरोना काल में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसके जरिए मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। राजू दानवीर ने कहा है कि आज देश भर की जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। कई जगह पर पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ना तो इस पर बात करना चाहती है और न ही इस चलंत समस्या का निदान करने के बारे में सोचती है। इस वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर है। देश के युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं है। वे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है और सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है। दानवीर ने कहा है कि मोदी सरकार में महंगाई दर और बेरोजगारी दर में बेहताशा वृद्धि हुई है, मगर देश की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने तो देश के ज्वलंत मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। लेकिन अगर ये विस्तार कार्य के अनुसार किए गए हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, विफल रही है। दोस्तों, पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल के 4 सांसदों शांतनु ठाकुर, जॉन बर्ला, डॉक्टर सुभाष सरकार और निशीथ प्रामाणिक को स्थान दिया गया है। तीनों सांसदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते परसों गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इन सब में एक नाम जो चर्चा में है वो है निशीथ प्रामाणिक का। निशीथ प्रामाणिक को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। यह निशीथ चर्चा में दरअसल अपनी उम्र के कारण है। यह निशीथ की उम्र मात्र 35 साल है और वे मोदी कैबिनेट के सबसे युवा चेहरे हैं। निशीथ प्रामाणिक साल 2019 में भाजपा के टिकट पर बंगाल के कुछ बिहार से सांसद हैं। हालांकि इससे पहले वे निशीथ तृणमूल कांग्रेस में थे और साल 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने टीएमसी से किनारा कर लिया था और भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दूं कि निशीथ एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक रह चुके हैं और बीसीए की उन्होंने पढ़ाई की है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।